नमस्कार दर्शकों, मैं नाविका कुमार आज कश्मीर से श्रीनगर में हूं और यहां से आपका स्वागत करती हूं अपने इस शो पर, जो आपका शो है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं श्रीनगर में जरूर हूं, लेकिन बात हम करेंगे मुंबई की। क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 25 करोड़ की वसूली केस में फंसाया गया? कल सुबह सबसे पहले इस मामले में टाइम्स नेटवर्क के खुलासे के बाद यह केस 180 डिग्रीज घूम गया। इनफैक्ट इस वक्त एनसीबी, मुंबई पुलिस और सारी बॉलीवुड सवाल पूछ रही है, और ये सवाल पूछ रही है इस वक्त कि इस केस का सत्य क्या है, इस केस के पीछे क्या है, क्योंकि इस केस के जितने विटनेस थे वो इस वक्त गायब हैं। कोसावी कह रहा है कि वो अपने आप को हवाले करेगा पुलिस के लखनऊ में, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। तो इस मामले की सच्चाई क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि आज की पहली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी में 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया, कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। दूसरी बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि अमित शाह आज रात पुलवामा में रुकने वाले हैं। आज उन्होंने लोगों को संबोधित किया श्रीनगर में और कहा कि मैं लोगों के बीच में और अपने बीच में एक बुलेट प्रूफ दीवार नहीं लाऊंगा। बुलेट प्रूफ दीवार हटा दी और आज जवानों के साथ पुलवामा में रात भर अमित शाह जी अपना समय बिताने वाले हैं। आज उन्होंने दल लेक पर भी शिकारों के लिए जो हो रहा है और वहां की पर्यटन की क्या सुविधाएं हैं, इन सब का निरीक्षण किया। और आज की तीसरी बड़ी खबर है आर्यन खान केस में 25 करोड़ की वसूली को लेकर टाइम्स नेटवर्क के खुलासे के बाद मच गया है हड़कंप। और दोस्तों, कल सुबह इस खुलासे के बाद 3 बड़े इंपैक्ट हुए हैं। पहला असर यह है कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश एनसीपी के डीजी की तरफ से हुए हैं। जांच की जरूरत क्यों पड़ी, यह पहला इंपैक्ट है। दूसरा बड़ा असर, तीनों गवाह केपी गोसावी, मनीष भानुशाली, ऋषभ सचदेवा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तीसरा बड़ा असर, बड़ा इंपैक्ट यह हुआ है कि केपी गोसावी ने टाइम्स नाउ नवभारत को फोन पर यह दावा किया है कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं। गोसावी वही शख्स है जिसकी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक सेल्फी वायरल हो गई थी 2 अक्टूबर की रात को, और गोसावी वही है जिस पर 25 करोड़ की वसूली का रैकेट में शामिल होने का चार्ज है। और यह चार्ज उनके अपने गार्ड जो सैल साहब है, प्रभात सैल, उन्होंने लगाया है, जो खुलासा टाइम्स नाउ ने कल किया था। हड़कंप कैसे मचा हुआ है, इन तीनों तस्वीरों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूं। तस्वीरें देखिए। पहले मुंबई जोन के एनसीबी डायरेक्टर समीन वाकटे ने एक हलफनामा जारी किया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए तमाम आरोपों को खारिज किया। फिर शाम तक वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, हेड ऑफिस में मीटिंग है। दूसरी तरफ एनसीपी और दूसरी पार्टियों ने मामले में एसआईटी बिठाने की मांग कर दी है, जबकि बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सवाल पब्लिक के बहुत है, लेकिन उससे पहले इन मामले के खुलासों में डिमांड और एक्शन कैसे हुआ, हम उसे आपको बताना चाहते हैं 3 लोगों के बयान के साथ। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि आज कोर्ट में एनसीबी ने और समीर वानखेड़े ने ये दरखास्त लगाई और कहा कि प्रभात सैल का जो एफिडेविट है वो शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, और कोर्ट का इनकार एक बड़ा झटका है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। आइए पहले सुनते हैं कि अब तक के खुलासों में क्या क्या मेन मुद्दे कहे गए। बातचीत क्या हो रही थी, क्योंकि आप गाड़ी में थे? हाँ, किरण सर का कन्वर्सेशन सैम सर के साथ चालू था कि अरे एक काम कर, उनको बोल 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है।
बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। फर्जी केसेस बनाना, लोगों से बड़े पैमाने पे पैसा वसूल करना, वो पैसा बिल्डरों के पास पार्क कर देना। कुछ बिल्डर इनकी नई पत्नी के कंपनी में पैसा डालते हैं, हवाले से पैसा भेजा जाता है। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अब सवाल पब्लिक का शो पे जो सवाल पब्लिक इस वक्त पूछ रही है वो पहला ये कि क्या इस फिरौती वसूली 25 करोड़ की वसूली के कारण आर्यन खान का केस कमजोर हो गया। दूसरा बड़ा सवाल जो पब्लिक पूछ रही है वो ये कि क्या इस खुलासे के बाद एनसीबी बैकफुट पे है। और नंबर 3, समीर वानखेड़े जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं, जोनल डायरेक्टर हैं, जो ये केस देख रहे हैं, उन पर अब विजिलेंस की जांच बिछा दी गई है। क्या समीर वानखेड़े खुद संदिग्ध स्थिति में है और उनके संदिग्ध स्थिति में होने से क्या ये जांच अबव बोर्ड हो पाएगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आइए मैं आपको मिलवाती हूं आज इन सवालों के जवाब देगा कौन। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ हैं राम कदम जी। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र में हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी हैं, ये शिवसेना के सपोर्टर हैं। और संजय गुप्ता जी अपनी बात हमेशा सटीक तरीके से कहते हैं और आज कम से कम उनके सवाल राम कदम जी को जवाब देने पड़ेंगे इनके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर सारेशवाला भी। जफर सारेशवाला जी उन्होंने ट्वीट भी किया है आज और सटीक सवाल पूछा करते हैं जफर सारेशवाला। हमारे साथ इस वक्त मोनीश भल्ला जी भी हैं, फॉर्मर एनसीबी के ऑफिसर हैं। ये जानते हैं कि एनसीबी का सिस्टम कैसा चलता है, एनडीपीएस लॉ क्या है, इसकी बारीकियां क्या है। और हमारे साथ विद्या चवन एनसीबी की लीडर है, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं राम कदम जी आपसे जवाब पूछना चाहती हूं कि ये बड़ा मामला वसूली का जिसमें आ गया, 25 करोड़ की फिरौती, क्या आर्यन खान को इस केस में इसलिए फंसाया जा रहा था? पब्लिक ये सवाल पूछ रही है। और आज जिस तरह से एनसीबी ने कोर्ट को अप्रोच किया कि प्रभात सेल जिन्होंने एफिडेविट पर ये दावा किया है, उनका दावा ही कोर्ट में दाखिल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और कोर्ट ने इस प्रेयर को खारिज कर दिया है। तो मैं पूछती हूं कि आज औचित्य क्या है एनसीबी की सारी इन्वेस्टिगेशन का? क्या आर्यन खान को फंसाया जा रहा है? आज पब्लिक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है। नविका जी, आज की इस मंथना में आरंभ में आपको कह दूं कि जिस प्रभाकर की सबसे पहली बात आपने छेड़ी, तो इस प्रभाकर को लोगों के सामने किसने लाया, जिसकी बोली 22 दिनों के बाद अचानक से एकाएक कैसे बदल गई? और यदि उसे यह सब बताना था तो बिल्कुल, अब टाइमिंग देखिए, 48 घंटे पूर्व नवाब मलिक जी कहते हैं कि समीर वानखेड़े को जेल के सलाखों के पीछे डालें, और उसके 48 घंटों के बाद ये प्रभाकर को सामने लाया जाता है। अब ये प्रभाकर का आका कौन है? क्या उसने दबाव में अपनी बोली बदली है या उसे भी किसी वसूली का धन का लालच दिया है? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी जांच होना आवश्यक है, पहला। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विगत 23 दिनों में हमने देखा आर्यन खान या शाहरुख खान के साथ किसी का कोई वैर नहीं है। हमारी लड़ाई ड्रग्स के विरोध में है। महाराष्ट्र की सरकार भी ये ड्रग्स के विरोध की लड़ाई में साथ देती, उनके भी अफसर इस लड़ाई के जंग में साथ आते। पर देश ने क्या देखा? एक विडंबना देखी कि शरद पवार जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर और इनके मंत्री तो हर 2 दिन के बाद राम कदम जी मैं एक चीज सिर्फ आपसे
अच्छा, आप कंप्लीट करिए। केवल 10 सेकंड। कि हमने क्या देखा, ये सारे के सारे लोग एनसीबी अफसरों के साथ खड़े रहने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन चट्टान की तरह कर रहे। क्यों कर रहे समर्थन? क्या उनसे कोई हफ्ता वसूली आ रही है? क्या इनके संबंध है? मतलब विडंबना कैसी है देखो, कि जो ड्रग के विरोध की लड़ाई में योद्धा करके काम कर रहे हैं, उन्हीं योद्धा का मनोबल घटाना, उनको अपमानित पीड़ित करना, न केवल अपमानित पीड़ित, उनके परिवार के सदस्यों को भी सरकार ने नहीं छोड़ा। कौन सा अपराध किया उन्होंने? कौन सा अपराध किया? तो ये विडंबना सारा देश देख रहा है। वाज़े वसूली गेट देश ने देखा। यह भी अगर जांच गहराई से की जाए तो पाया जाएगा कि ड्रग माफिया के और महाराष्ट्र सरकार के कौन से ऐसे रिश्ते हैं कि 23 दिनों से ये लगातार समर्थन कर रहे हैं। राम कदम जी, मैं 100% आपके साथ हूं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के परिवार पर कोई आरोप लगाना, उंगली उठाना, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फैमिली का इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में अक्सर क्या होता है, एक तरफ आप हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। मैं मुद्दे की बात कर रही हूं, और मुद्दा ये है कि केपी गोसावी ने आर्यन का हाथ पकड़कर और उसको एनसीबी के हेडक्वार्टर्स लेके गया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद उसने सेल्फी खींची, अपने सोशल मीडिया में डाला, ये वायरल हुआ। और ये वायरल होने के बाद ये पूछा गया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का नेता क्या कर रहा था वहां। इस सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी बात कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उसी का जो प्राइवेट गार्ड है, वो बता रहा है कि मैंने फिरौती की बात सुनी, और वो एक वीडियो भी जारी करता है जिसमें गोसावी आर्यन खान की किसी से बात करा रहे हैं एनसीपी के हेडक्वार्टर्स के अंदर। ये सारी बातें, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रही हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन की बातें कर रही हूं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं राम कदम जी, ये 22 साल का अगर लड़का है, अगर ड्रग्स कर रहा है, तो उसको दुनिया में परेड करके आप एनसीबी में ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, तो आप बच्चे का सुधार कर रहे हैं या ड्रग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या आप उसको ये सीख देंगे कि ये गलत है, रिहैब में जाओ, ये करना चाहिए, या इसका तमाशा बना देंगे? ये सवाल का जवाब जिस दिन मुझे मिल जाएगा, उस दिन मैं कहूंगी कि कम से कम आपने पॉलिटिक्स नहीं किया। नविका जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उसका पहले जवाब दे दूं कि कोई भी हो, आर्यन हो या कोई भी नौजवान है जो ये ड्रग का शिकार है, जैसे विदेशों में उन्हें तुरंत रिहाब में भेजा जाता है, उस प्रकार का कानून में प्रावधान करने की आवश्यकता है। सभी दलों को एक साथ आकर के ऐसा कानून हमारे देश में बने, इसका प्रयास करना उचित होगा। यह पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बारे में कहा। मैं तो निजी रूप से जानता नहीं, पर वो केतन गोसावी नहीं, वो मनीष भानुशाली है। अब मनीष भानुशाली का कौन सा अपराध है? अगर ड्रग की इंफॉर्मेशन, जानकारी देश हित में यदि वो एनसीबी अफसरों को देता है, तो देश हित में काम कर रहा है। उसने कौन सा गलत किया, कौन सा गुनाह किया उसने? अच्छा, उसके बॉडी लैंग्वेज का हम समर्थन नहीं करेंगे, केतन गोसावी के बॉडी लैंग्वेज का हम समर्थन नहीं करेंगे, पर वो जो जानकारी है ड्रग्स की, वह तो जानकारी वहां कुछ ना कुछ मिला है ना। 1 ग्राम मिले, 10 ग्राम मिले, ग्राम वो कम ज्यादा, इससे अपराध कम ज्यादा नहीं होता। अपराध अपराध है। हमें पूरी तरह से मूलतः ये ड्रग निक्सस को हटाना होगा। ये ड्रग की लड़ाई किसी एक दल की नहीं है, एक परिवार की नहीं है, सारे देश की लड़ाई है। तो शिवसेना क्यों नहीं साथ आती? राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों ड्रग माफिया का समर्थन करते हैं? प्रभाकर को कल किसने लाया लोगों के सामने? उसकी बोली किसने बदलने का प्रयास किया? इसके मूल में नविका विद्याचरण जी से पूछते हैं। विद्याचरण जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। राम कदम जी कह रहे हैं कि कोई नहीं, एक मिनट, एक एक करके आप पे भी आती हूँ। संजय गुप्ता जी, मैं विद्याचरण जी आपसे पूछ रही हूँ,
यहाँ पर राम कदम जी हमें बताना चाह रहे हैं, राम कदम जी, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है कि ड्रग किसी के पास है, तो क्या वही आदमी पुलिसमैन भी बन जाएगा, वही एनसीबी का अफसर भी बन जाएगा? आज मैं अगर बता दूं किसी को जाके, तो मैं ही घसीटते हुए ले चली जाऊंगी सबको। ये कानून है क्या देश का? विद्याचरण जी, ये कानून है क्या देश का कि जो आदमी इंफॉर्मेशन देता है वही घसीटता हुआ चला जाता है, वही वहां बैठ के सबसे फोन पे बात कराता है, वही सेल्फी लेता है, वही वायरल करता है उसको सोशल मीडिया पे? ये कानून है क्या देश का? अभी देश का कानून क्या है, ये राम कदम है ना, इनको पूछिए। वो ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार में केंद्रीय जो मंत्री है, अपने क्या उनका नाम, गृह मंत्री, वो जो कानून बनाएंगे वही लागू होगा देश में। क्योंकि क्या है, इनके जो किरण गोसावी है, वो किरण गोसावी किस तरह से, उनको पूछिए कि 3 तारीख से किरण गोसावी लापता है, वो कल क्यों आया, आज क्यों आया? वो आज कह रहा है कि मैं सरेंडर हो रहा हूँ, और वो भी सरेंडर कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है, यूपी में, जहां पर उसके गुने की उसके ऊपर जो हो ये है, वो यहाँ पर हुई है मुंबई में। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, मुंबई, पुणे और ठाणा में हुआ है। फिर ये अचानक लखनऊ से कैसे प्रकट हुए? जब वानखेड़े जी को पता चला कि अब मुझे सब मीडिया के सामने मैं एक्सपोज हो चुका हूँ और किरण गोसावी को अभी आना ही पड़ेगा, तभी आ रहा है वो। यानी कायदे कानून जो है इनके लिए अलग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, फिर 3 लोगों को कैसा छोड़ा? तो 3 लोगों में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो थे वो भाजपा के लोग थे। वो भाजपा को मनोज कंबोज करके थे, मोहित कंबोज के जीजा को छोड़ा गया और 3 लोगों को छोड़ा गया। और किरण गोसावी तब तक से फरार है, अभी तक वो पुलिस के हवाले नहीं हुआ। अभी आज वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो समीर वानखेड़े जो है वो अधिकारी कम है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अभी प्रभाकर साहिल जो किरण गोसावी के साथ ड्राइवर था, उसने अगर सब बताया है कि शाहरुख खान से ये 25 भाजपा करोड़ के रुपया। लिए काम कर रहा है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है नेताओं के साथ, ये प्रॉब्लम है कि 1 मिनट में फैक्ट से लेकर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मैं फैक्ट्स पर रहना चाहती हूं, मुझे पॉलिटिक्स से और इस केस में इन्वेस्टिगेशन से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हाँ, इस देश में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो चाहता है कि ड्रग्स बढ़े। सब चाहते हैं कि ड्रग्स कम हो, हमारे बच्चे इसके चुंगल में ना पड़े, देश के नौजवान इसके चुंगल में ना पड़े। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूं आज मोनीश साहब से। आप रह चुके हैं एनसीबी में। आप मुझे बता दीजिए कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन देता है एनसीबी को कि यहां ड्रग्स का लेन देन हो रहा है या यहां ड्रग्स कंज्यूम हो रहे हैं या रेव पार्टी हो रही है, क्या उसको साथ साथ इजाजत मिल जाती है कि वो ही पकड़कर और जो अक्यूज्ड, सो कॉल्ड अक्यूज्ड है या विक्टिम, जो भी बुलाइए उसको हाथ से पकड़कर घसीटकर वो ही ले जाएगा एनसीबी के दफ्तर? ऐसे लॉ चलता है क्या कि ये अधिकार जो हैं ये पुलिस वालों को हैं या आम सिटीजन को हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता को है? ये सवाल बेसिक सवाल है। नमिका जी, आपका सवाल बड़ा सही है। देखिए, इस केस के अंदर ये जो विटनेस से रिलेटेड जो अभी बातें आ रही हैं और जिस तरह से विटनेस का पब्लिक डोमेन में जो बातें आ रही हैं अभी, this is definitely very damaging to the case and to the image of the NCB itself. कायदेसर इन्फॉर्मर जो होता है उसकी सीक्रेसी मेंटेन होती है। इन्फॉर्मर एक अलग चीज है, विटनेस एक अलग चीज है। इनफैक्ट इंडिया में जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है। विटनेस की सीक्रेसी और विटनेस की प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विटनेस शायद डर के मारे या लालच के मारे या दोनों के मारे या कोई भी कारण से विटनेस ने किस तरह से बात रखी है, वो एक अलग मुद्दा है। विजिलेंस देखेगा और सब कोर्ट्स देखेंगे। बट जहां तक प्रोसीजर का सवाल है, मैं उसकी से बात करूंगा। विटनेस
इज ए सेपरेट थिंग। उसमें आप जब विटनेस लेते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट विटनेस लेते हैं और विटनेस बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहां तक इन्फॉर्मर का सवाल है, वो इन्फॉर्मर की सीक्रेसी को मेंटेन करना और इन्फॉर्मर के बारे में बिल्कुल कोई बात ना करना, ये हर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इस केस में हम देख रहे हैं कि केस कम पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। ये थोड़ा सा इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। और ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ पर्सनल अटैक्स भी ऑफिसर की फैमिली पे जिस तरह से बातों में अटैक जो हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं। दैट्स आल्सो नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। बिल्कुल सही कहा आपने। पर्सनल अटैक्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दैट इज द प्रॉब्लम। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। कौशलेंद्र जी का सवाल है और संजय गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं देश और समाज के शत्रु ड्रग सेवियों से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन भारत के हर ईमानदार अधिकारी के विरुद्ध अचानक भ्रष्टाचार के प्रमाणों का जखीरा क्यों निकल आता है जब वो किसी बहुत बड़े अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करता है। इसलिए मैं तो समीर वानखेड़े के साथ खड़ा रहूंगा, ये कौशलेंद्र कह रहे हैं। और अल्पा विनय कुमार हैं, ये मुंबई से हैं और कह रहे हैं अगर समीर वानखेड़े की जांच करना चाहते हो तो क्या शाहरुख के मैनेजर की जांच कब होगी, क्योंकि उनका भी नाम आया है इस पूरी फिरौती में, वसूली केस में। संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। जैसे ही कोई बड़ा केस आता है तो आपको लगता है कि अफसर में कुछ प्रॉब्लम है, अफसर का ये प्रॉब्लम है, यहां बिका हुआ है, उसका धर्म ये है, सब कुछ पूरा उसका आप बायोडेटा निकाल कर बैठ जाते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां फ्री फॉर ऑल कर देती हैं, उसकी लाइफ को निकाल कर खोल कर सबके सामने रख देती हैं। ऐसा क्यों? आगे पीछे आपको पता नहीं था कि ये कैसे है? नाविका मैडम, आपने कहा कि किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को अगर पकड़ लेते हैं, मतलब कितना बड़ा क्रिमिनल है आर्यन खान, मुझे पहले ये बता दीजिए। मतलब बहुत बड़े क्रिमिनल को, बड़े किसी तुर्रम खान को या किसी चंगेजी खान को पकड़ लिया इन्होंने। भाई हाई प्रोफाइल 3,000 किलोमीटर हमारे देश में ले आते हैं, तो है ही ना संजय गुप्ता जी। हाई प्रोफाइल केस तो है ही ना। हाई प्रोफाइल होना एक अलग चीज है और बड़ा क्रिमिनल होना एक अलग चीज है। क्या कोई वो ये अनन्या पांडे हैं अभी तो आर्यन खान है, ये फिलहाल तो आरोपी हैं सिर्फ, फिलहाल तो आरोपी हैं सिर्फ ना। आप उन्हें क्रिमिनल कह सकते हैं ना मैं, क्योंकि ये काम सिर्फ कोर्ट का है। कोर्ट कहेगी तभी होगा कोई क्रिमिनल। अभी तो ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकती हूँ, ना कोई दर्शक कह सकता है। बिल्कुल हाँ। तो वही जो आपने सवाल पूछा, मैं तो उसी का जवाब दे रहा था कि किसी क्रिमिनल को पकड़ लेना, कितने बड़े क्रिमिनलों को पकड़ लिया इन्होंने, रिकॉर्ड दिखाया कितने बड़े बड़े क्रिमिनलों को पकड़ा इन्होंने, जो मतलब हजारों किलो ड्रग पर आती है, उनके तो नाम उजागर नहीं कर पाते ये। और ये जो आरोप लगाया इनके ऊपर, जो लगा है एनसीबी पर, ये तो इनके अपने विटनेसेस हैं। और कोई भी केस के अंदर, इस तरह के केसेस के अंदर, अगर इंडिपेंडेंट विटनेस और आई विटनेस अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं करता ना, तो केस नल एंड वॉइड हो जाता है उसी वक्त। कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं रहती उसकी, बल्कि अगर कोर्ट में होता तो कोर्ट में खत्म हो जाता। अभी भल्ला साहब पता नहीं किस लिए इस केस की विषय में कहते हैं कि, मतलब मैं इनकी बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब करने लग जाता हूं कि एनसीबी अधिकारी के ऊपर सवाल उठाने वाला कौन है? इंडिपेंडेंट विटनेस है। और इंडिपेंडेंट विटनेस को आप कह रहे हैं कि उसके विषय में आप सवाल और कटघरे में उसको खड़ा करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के किसी अफसर के खिलाफ या महाराष्ट्र सरकार के किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो राम कदम जी कहते हैं जेल में होना चाहिए, और अगर इनके किसी अफसर के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो ये कहते हैं रेल में होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये तो सही नहीं है इनके ऊपर। तो मतलब ये कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं आज समीर वानखेड़े को कि ये सही है या नहीं है, जब तक कि जो आरोप दोनों विटनेस लगा रहे हैं उस पर जांच नहीं हो जाती। उससे पहले राम कदम जी कैसे खड़े हो सकते हैं उनके साथ? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। राम कदम जी और भल्ला जी, आप मुझे एक बात ये बता दीजिए कि दोनों इंडिपेंडेंट विटनेस अगर जब मुकर जाते हैं तो केस जीरो हो जाता है या नहीं हो जाता? आप मुझे बता दीजिए भल्ला साहब, क्या वैल्यू रह जाती है उस केस की? गुप्ता जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। विटनेस, मैंने पहले बोला कि जब विटनेस का इस तरह से होस्टाइल होता है विटनेस, आप बात को बड़ा घुमाते हैं। आप मुझे बता दीजिए केस की वैल्यू क्या रह जाती है अगर दोनों विटनेस मुकर जाए तो? देखिए आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। विटनेस के होस्टाइल होने से केस डैमेज होता है। पूरी नहीं, आप मुझे बताइए कि केस की वैल्यू रह जाती है नहीं रह जाती है? आप घुमाते बहुत हैं सर। आप पूरी बात आप सुनना चाहें
नहीं आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मेरी बात संजय पूरी कर गुप्ता लीजिए जी, मुझे। संजय गुप्ता मुझे जी आप शांत ऐसा हो नहीं जाइए ना, बताया। घुमाते तो आप भी बहुत हैं हर चीज। परमवीर मेरी जी बात तो सुन आपके लीजिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर थे पिछले साल आप उनकी परमवीर जी हर अब बात को NIA से कहते मिलके थे आए थे। NIA से सत्यवचन, मिलके आने आज के आप बाद वो गायब सेंटर हैं। को अप्रोच कर रहे हैं कि NIA वो से भाग पूछिए गए आप। हैं, हमें थोड़ी मदद कर दीजिए। तो आप तो कम से कम घुमाने की बात ना करें तो बेहतर है। राम कदम जी, ये अच्छा लगता है अगर संजय अब गुप्ता आप जी नाविका मैडम घुमाने की दूसरे बात केस में करें। जा रही हैं आप। इस केस में दोनों इंडिपेंडेंट विटनेस मुकर गए हैं। नहीं, यहाँ क्यों? पर शिवसेना के नेता नहीं इस नहीं बात का मैं जवाब देंगे। नहीं मैं तो आरोप प्रति आरोप पर जा रही हूँ। नहीं, दोनों नविका इंडिपेंडेंट जी। विटनेस के मुकर जाने के बाद भी मैं आपको बड़े बुजुर्गों की कहावत सुना देता हूँ। नाविका मैडम आप जरा सुनना चाहें, बड़े बुजुर्गों की एक कहावत सुना रहा हूँ और राम कदम जी भी थोड़ा सा सुने। नाविका मैडम, जिस तरह से इस केस में सुनाएं। विटनेसेस मुकरे और उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता उनके साथ खड़े हैं, तो मैं सुना रहा हूं कि अंधों को भी दर्पण दिखाना चाहिए कभी कभी, अंधों को भी दर्पण दिखाना चाहिए कभी कभी, बहरों को भी संगीत सुनाना चाहिए कभी कभी, और सच्चाई को सामने लाने के लिए झूठों को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कभी कभी। तो राम कदम जी जिस तरह से एनसीबी के मुकर जाने के बाद भी उनके साथ खड़े हैं ना, तो इनकी बातों से ही पता चलता है कि कितने नविका जी सच्चे हैं जवाब और दे कितने दूं। झूठे हैं। नविका जी जवाब नहीं दे दूं। नविका जी बहुत बड़े अभी झूठे हैं नविका जी राम मैं कदम जवाब जी। दे दूं। जी राम कदम जी गुप्ता जवाब जी दे शांत रहे हैं, रहे। राम गुप्ता कदम जी जी शांत जवाब रहे। दे रहे हैं। नहीं, ये क्या हुआ है, विगत 2 वर्षों से शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी देश के लोगों को अंधा समझ रही है। अंधे यही तो को दर्द है दर्पण आपका। दिखाने का क्या फायदा, देश यही के तो आपका लोगों को दर्द है। बहरा समझ रही है। केंद्र सरकार और यही अंधा समझ ना रही है। आपके साथ से चले गए। अभी मेरी बारी है, शांति से सुने आप। केंद्र के थ्रू आप देश के महाराष्ट्र में लोगों शासन को चलाना क्या- चाहते हैं। ना, ना, शांति आपकी से सत्ता सुने क्या आप। चली गई? ना, ना, केंद्रीय शांति से एजेंसियों को सुने ले आया आप। महाराष्ट्र में। नविका जी ये अरे ठीक आपने नहीं पहले है। क्यों नहीं लाया आप? नविका जी ये देवेंद्र बोलते फडणवीस जी समय के मैं टाइम में क्यों शांत नहीं लाया था। आप केंद्रीय एजेंसियों को? नविका जी क्या ऐसे एक चर्चा होगी? मिनट अच्छा, चलिए, अब बोलिए। ये बीजेपी वर्सेस एमवीए नहीं है। यहाँ एक बार में एक ही आदमी बोल सकता है, क्योंकि ये दर्शकों के लिए शो है, ये पब्लिक के लिए शो है, और पब्लिक जो है ना सबको साथ में नहीं सुन सकता। तो एक एक करके बोले। संजय जी आप बोल चुके, राम कदम जी जवाब दे रहे हैं। मैं विद्या जी आपके पास आने वाली हूं, पहले जफर सारेशवाला के पास, पर राम कदम जी अपनी बात कहें। मेरा कहना केवल मात्र इतना ही है कि देश के लोगों का अंधा, बहरा और मूर्ख समझते ये तीनों दल। वाजे के गाड़ी में पैसे गिनने की काउंटिंग की मशीन 100 करोड़ रुपए की उगाई, और पिछले 22-23 दिनों से पैसा खुल मिला हो तो करके बताओ एक ड्रग भी। माफिया का पैसा मिला ये एक भी? तीनों दल जिस मशीन मिली, प्रकार पैसा का मिला? समर्थन कर रहे हैं, अभी फिर से बीच में बोला, 100 ये करोड़ का आरोप तीनों लगा, दल 2 जिस करोड़ रुपए प्रकार से मिले? ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हैं, बताइए आप। क्या तुम देश के 2 लोगों को करोड़ मूर्ख रुपए मिले हो समझते तो हो? बताओ। वानखेड़े जी के परिवार को तक तुमने नहीं छोड़ा। क्या डर मशीन है मिल जाने वानखेड़े से क्या का पैसे आ आप जाते लोग हैं? को? नविका जी, या तो ये इनकी बाल बुद्धि है, या तो हमें क्या डर है ओवरलैपिंग वानखेड़े का? करके आपके लोगों इंडिपेंडेंट किसी विटनेस की मुकरे हैं? हमने कहा कोई? ये बात संजय गुप्ता जी, independent witness बोल रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं संजय गुप्ता जी ऐसा है, तो one to one ऐसा कर रहा हूं है जी मैं इनसे। कि अगर आप सबके ऊपर One to one कर बोलेंगे, रहा हूं, one to one। नहीं तो आप ऐसा करिए ना, कोई भी मैदान मुंबई का ले लीजिए और वहां कुश्ती कर लीजिए, लेकिन कम से कम सवाल पब्लिक का शो में सभ्य तरीके से अगर हम डिस्कशन कर ले तो बेहतर रहेगा, ताकि पब्लिक को समझ में आए आप क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। गुप्ता जी अब मैं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपका फेडर डाउन कर दूंगी, सॉरी, पर मुझे करना पड़ेगा, मैं पहले से आपको मैं बता मान ली बात आपकी। आप राम कदम जी को अच्छे से लीजिए। लीजिए। नहीं, ये गुप्ता जी का नहीं, ये शिवसेना और महाराष्ट्र के तीनों आइए। दलों का यही रवैया है। वो देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। तुम्हारी वसूली उगाही देश देख रहा है। इस समय देश की अपेक्षा केवल मात्र इतनी है कि ड्रग वसूली के तो ये लड़ाई कर में रहे हैं अब। सारे दल एक साथ आकर के ये लड़ाई लड़े। ये लड़ाई किसी आर्यन के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, ये ड्रग नेक्सस के खिलाफ की लड़ाई है। आप जवाब दीजिए, क्यों ड्रग माफिया का बार बार समर्थन हो नहीं रहा है? तो बहुत क्यों अच्छा प्रभाकर आपने की कहा, गोली- लेकिन जफर सरेशवाला जी आर्यन की लड़ाई नहीं है कहने वाले, आर्यन को बांह से खींच के ले जाते हैं। कौन लेके जाता है? नॉट एनसीबी ऑफिसर, नॉट पुलिस, बट somebody who is an informer।
वो इन्फॉर्मर के क्या एंटीसीडेंट्स हैं किसी को नहीं पता, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है किसी को नहीं पता, वो अंदर एनसीबी के हेडक्वार्टर में राजे की तरह बैठा है, सेल्फी खींच रहा है और फोन पे आर्यन की बात करा रहा है। ये किस तरह का कानून है जफर सारेश वाला जी? ये कानून कभी आपने देखा है? और नौजवानों को अगर इसी तरह से एक पाठ पढ़ाना है तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो दिस इज मिसयूज ऑफ द लॉ। नाविका जी, बिल्कुल देखिए, एक मैं कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पहला जो आपने ही कहा कि आर्यन के साथ, यानी देखिए हमने भी देखा है इन्फॉर्मर क्या होते हैं, विटनेस क्या होते हैं। यार आप मुझे बताइए कि अगर इन्फॉर्मर इस तरह से सेल्फी लेके बात करता है तो ये विटनेस प्रोटेक्शन का जो कानून है ये कहां से आया? यानी पूरी दुनिया के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी किसी एक्यूज को लेके जा रहा है, आप मुझे बता दीजिए नाविका जी, दुनिया में कहीं अगर आपने इस तरह का देखा हो तो ये तो डे 1 से एनसीबी का जो केस है वो बिल्कुल वीकेंड हो गया था। जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी, वो जो भी हो, मुझे उनके एंटीसीडेंट पे भी मैं नहीं जाता, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई सियासी पार्टी के लोग एक एक्यूज को इस तरह से लेके जा रहे हैं, सेल्फी दिखा रहे हैं, और फिर आपने जो भांडा फोड़ा कल, उसके बाद आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये पूरा जो है ये सस्पिशन के घेरे में आ गया है। यानी और इसमें क्या हुआ है, यानी आर्यन खान जो है या जो भी है, ये एक नौजवान बच्चा है और वो अक्यूज्ड है, और किस बात के लिए? तो आज हमारे मुल्क में अगर इस किस्म की बीमारी किसी नौजवान में है तो उसको क्रिमिनल मत बताओ, उसको क्रिमिनल मत बना दो, उसको सुधारने का या उसको रिहैबिलिटेट करने का मौका मिलना चाहिए। ये आपने एक नौजवान को एक क्रिमिनल बना दिया। उधर शाहरुख खान है, चाहे वो किंग खान है, जो भी है, लेकिन एक बाप है। तो मैं समझता हूं कि एक रिस्ट्रेन की जरूरत है यहां पर। ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में नाविका जी ये हो गया है कि एक तरफ एक नौजवान है या और नौजवान है जो अंदर है बेचारे, उनको हमको सुधारने की कोशिश करनी है, उनको हमको रिहैबिलिटेट करना है। ये हमारे मुल्क का ये फ्यूचर है। ये नौजवानों से कोई गलती अगर हो गई, उनको ठीक करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। और उधर एक बाप है, उसकी एंग्विश को समझना, उसके दर्द को समझना, इसलिए कि आर्यन खान का बाप भी है, आर्यन खान की मां भी है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे एपिसोड में नाविका जी, ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में दोनों तरफ से, वो दोनों, एक को आपने क्रिमिनल बना दिया, एक को आपने अभी तो एक है ना एक्यूज के स्टेज पे है, आपने उसको ड्रगी बना दिया, और आपने पता नहीं क्या क्या हो गया। तो मैं समझता हूं कि एक रिस्ट्रेन की जरूरत है, संजीदगी के साथ इसको देखने की जरूरत है। इन नौजवान बच्चों को क्रिमिनल नहीं समझना है हमें। ये नौजवान है हमारे, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, इनको ठीक करने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये जो पूरा हुआ है एपिसोड अभी, और आज जो कोर्ट का रिजेक्ट करना, उससे ये सवाल एक आम आदमी को, जैसा आपने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल लोग सवाल करेंगे। और इससे प्रॉब्लम यह हुआ है कि एनसीबी जैसा इस मुल्क की प्रीमियर एजेंसी के बारे में जब सवाल उठने शुरू हो गए, तो यह मैं समझता हूं नाविका जी, हमारे मुल्क के लिए यह अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जफर सारेश वाला जी। हमारे पब्लिक से 2 सवाल आए हैं, लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं, फिर मैं विद्या चवन जी के पास जाऊंगी। पहले सवाल सुन। क्या विटनेस का और जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वाडेकर के अगेंस्ट, एंड वाडेकर का भी इमीडिएट नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए टू फाइंड द ट्रुथ? इससे पहले परमवीर भाग गया, अनिल देशमुख भाग गया, और कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, बताएं। नमस्ते मैम। शाहरुख खान जब इतने सच्चे हैं तो क्यों ये घूस देने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि उनका जो बेटा आर्यन है वाकई में ड्रग्स ले रहे थे। इससे यही पता चलता है। विद्या जी, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त कि नवाब मलिक साहब बड़े नेता हैं, मंत्री हैं,
वो इस तरह के सवाल और एक पर्सनल अटैक किसी अफसर पर करते हैं, तो क्या ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा देता है? हमारे यहाँ कोई भी मंत्री पद हो, उसके पोजीशन की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को क्या बचाकर नहीं रखना चाहिए? ठीक है, आप अगर नहीं समझते कि सही तरीके से है तो वो स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है कि भाई सही तरीके से नहीं है, एसआईटी होनी चाहिए, आपकी जो भी मांग है। लेकिन पर्सनल अटैक करना, किसी अफसर के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, क्या किसी भी मंत्री को शोभा देता है? ये सवाल भी पब्लिक पूछ रही है। जी देखिए, मुझे जरा बात आप कंप्लीट करने दीजिए। मैं कब से सुन रही हूँ सबका। नवाब मलिक जी ने ये कभी वानखेड़े के ऊपर सवाल या निशान नहीं लगाया था, जबकि उनके दामाद भी 9 महीने से जेल में थे। और उसके बाद जब आर्यन को अरेस्ट हुआ और उसके साथ खींचते हुए जो आपने बोला घसीट के लेके जाने वाले किरण गोसावी और भानुशाली, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको क्या अधिकार था? तो वानखेड़े जी अगर सच्चे अधिकारी होते तो इस तरह किसी की मदद लिए बगैर पुलिस के उनके अधिकारी अगर लेते तो हमें कोई शक नहीं था। लेकिन ये शक तब आ गया जब 11 लोगों को पकड़ा था और 3 लोगों को छोड़ दिया, और आज 22 या 23 दिन हो गए आर्यन को और बाकी लड़कों को अंदर रखा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर वानखेड़े जी इतने ऑनेस्ट थे तो उन्होंने ये सब क्यों किया? क्यों 3 लोगों को छोड़ा? क्योंकि वो मोहित कंबोज के जीजा था, उसको छोड़ दिया। अभी ये सब करने के बाद भी आपके पास लाइसेंस है क्योंकि आपके पास सवाल है इन्वेस्टिगेशन को लेके, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वानखेड़े जी को अपनी फैमिली है, वैसे शाहरुख खान को भी अपनी फैमिली है, हर एक को नहीं तो आयु फैमिली, आप क्या शाहरुख खान के बिहाफ पे, आप शाहरुख खान के बिहाफ पे, आप शाहरुख खान के बिहाफ पे, आप शाहरुख खान के बिहाफ पे वानखेड़े जी को ये सब बोल रही हैं? बिल्कुल नहीं। नवाब मलिक शाहरुख खान के बिहाफ पे बोल रहे हैं। एक मिनट, रिया चक्रवर्ती को कितने दिन रखा था इन्होंने? क्यों रखा था रिया को? क्यों लड़कियों को सताते हैं? ये रिया को भी उन्होंने पकड़ा था, फिर आज हम लोग बताते अनन्या पांडे को भी रोज बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं अधिकारी, बड़े बड़े रौब जमाते हैं अपना कि हम लोग एनसीबी के ये है। अगर आपको है तो 4-4 दिन, 5-5 दिन, रिया को 23 दिन आप जांच कराते हैं और ऊपर से जेल में रख देते हो। ये शाहरुख के बिहाफ से नहीं, मैं ये जनता का संताप है ये कि आप गलत अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हो। तो वो 3 लोगों को आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उनको? आपको किसने अधिकार दिया था? तो ये वानखेड़े के पर्सनल फैमिली पे कब आया? जब उन्होंने इस तरह की हरकत की है। पहले कोई वानखेड़े जी के फैमिली पे कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन ये सब भल्ला जी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और ये सवाल भी बहुत अहम है। अगर समीर, ओके, ये सवाल भी लोग पूछेंगे कि वानखेड़े किसके दबाव में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर डीजी एनसीबी ने एक विजिलेंस इंक्वायरी की है, जो पूरा केस है आर्यन खान का, उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। कहीं ना कहीं इजंट इट नाउ ट्रू कि ये पूरा जो मैटर है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड लग रहा है, दिस वे और दैट। सवाल इतने उठ चुके हैं कि अब एनसीबी की ये टीम जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसके बारे में लोगों का कम से कम विश्वास उठ गया है या कहे क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। मालिका जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें एनसीबी की इमेज भी डैमेज होती है, केस भी डैमेज होता है। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, बट एट द सेम टाइम जब डीजी विजिलेंस इनको देख रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वी शुड फर्स्ट वेट फॉर व्हाट इज द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। एंड मैं तो यही चाहूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म किया जाए, इसमें डिले नहीं किया जाए, पहली बात। बट जहां तक आपने पहले भी बोला, पर्सनल अटैक्स दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, दे शुड नॉट बी टॉलरेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, संजय गुप्ता जी की बात जो बीच में कर रहे थे और रह गई, विटनेसेस की बात जो मुझसे कर रहे थे, देखिए विटनेसेस को
तो हॉस्टाइल होना, उसके पीछे क्या कारण है, वो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर विटनेस हॉस्टाइल होते हैं तो डेफिनेटली केस डैमेज होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कोर्ट डिसाइड करती है विटनेसेस हॉस्टाइल होते हैं कि नहीं। लेकिन सवाल इस वक्त यह है, और राम कदम जी, मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगी, क्योंकि एनसीबी इज अ सेंट्रल एजेंसी। लोगों का सवाल यह है कि एनसीबी जो एनडीपीएस एक्ट पे चलती है उसे अपनी क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्फॉर्मर्स एंड विटनेसेस डू नॉट हैव द राइट, उनके पास कोई हक नहीं है कि वो अक्यूज्ड या सो कॉल्ड अक्यूज्ड को घसीटते हुए एनसीबी हेडक्वार्टर्स ले जाएं और वहां बैठकर फोन पे बात कराएं, सेल्फी खिंचाएं। इससे सिर्फ जांच जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या हमें एनडीपीएस एक्ट को दोबारा देखने की जरूरत है? बिकॉज ये एक्ट कहता है यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, जबकि प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये होता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। और सबसे बड़ा सवाल, जो ड्रग्स के चुंगल में फंसा है उसको, उस नौजवान को हम रिहैब में भेजेंगे या आर्थर रोड जेल में जहां हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं? यह सवाल सबसे अहम सवाल है, हर उस फैमिली के लिए है, हर उस नेता के लिए है, हर उस मां, हर उस बाप जिसे इस पूरी इशू से डील करना पड़ता है फर्स्ट हैंड, ये उनके लिए है। यही है हमारा नजरिया। बस हम चाहते हैं कि कोई भी जांच, ड्रग्स के खिलाफ हमें सबको मिलकर मुहिम छेड़नी है, लड़ना है, हमारे नौजवानों को इसमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन तरीका क्या होगा, इस तरह की परेड का या रिहैबिलिटेशन सेंटर का, ये हमें तय करना पड़ेगा। बस लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कश्मीर से अमित शाह गृह मंत्री क्या कह रहे हैं ये बताएंगे। दर्शकों, आपका दोबारा सवाल पब्लिका शो पर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर के दौरे पर हैं। आज की रात वो पुलवामा में उस जगह पर सीआरपीएफ के बेस कैंप पर रुकेंगे जहां से थोड़ी ही दूर 2019 में हमारे 41 जवान शहीद हुए थे। और आज अमित शाह रात को उसी बेस कैंप पर रुकेंगे और ये सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह गृह मंत्री का बहुत अहम कदम है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि अमित शाह जी ने जिस तरह से यहां से एड्रेस किया है सारे देश को, और खास करके एक चेतावनी दी है ना सिर्फ राजनीतिक दलों को जम्मू और कश्मीर में, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी, कि भारत कभी भी ना सर झुकाएगा ना घुटने टेकेगा। भारत बात करेगा तो अपने कश्मीर के नागरिकों से, उनकी बेहतरी के लिए और उनके रोजगार और उनकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए। आइए सुनते हैं गृह मंत्री ने आज क्या कहा। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नजदीकी है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? जरा तुलना तो कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है और ये लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहने आया हूं कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है। विकास पर, भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। और ये भरोसे के साथ कश्मीर के लोगों ने विकास की ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के,
उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? अमित शाह जी ने जो चेतावनी दी है वो यहां दिल से हर नागरिक के पास आ रही है और यहां हौसला बढ़ा रही है कश्मीर के नागरिकों का कि मंजिलें कई और हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज जो यहाँ चैलेंजेस हैं सरकार उसे भी देखेगी और आगे चलने के समय इस पूरी आवाम को अपने साथ लेकर चलेगी, यही उम्मीद है। और आज हम जब इस वक्त कश्मीर में बैठे हैं हम भी यही दुआ करते हैं कि कश्मीर बस आगे बढ़े, तरक्की करे, नए सपने देखे और फिर उन्हें साकार होता हुआ देखे। हम आपको आज का शो ला रहे थे कश्मीर के होटल ललित पैलेस से, क्योंकि ये कश्मीर का हिस्टोरिकल एक साइट भी है और इसमें पूरी जगह में यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की कल्चर, यहाँ का इतिहास सब इन दीवारों में कैद है। आज ये स्पेशल शो आपके लिए लाई हूँ। बस लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, कल फिर मिलूँ।